लक्ष्य तक पर सभी साथियों का स्वागत है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कुल 12 अनुसूची, वर्तमान संविधान की हम बात कर रहे हैं, 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद माने जाते हैं मूल रूप से। अगर क ख ग मिलाकर के जोड़ेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से ऊपर निकल जाती है। 465 प्लस अनुच्छेद माने जाते हैं, पर मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। और इन सभी अनुच्छेदों में से जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बन करके आते हैं, जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उन्हीं अनुच्छेदों को और इस वीडियो में रखा गया है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पैट या लेखपाल, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें भारतीय संविधान से जो अनुच्छेद किस से संबंधित है ये पूछा जाता है, तो उन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस वीडियो में रखा गया है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों का वर्णन दे रखा है। संघ का नाम क्या है और राज्य जो क्षेत्र हैं उसका वर्णन दे रखा है कि कौन से राज्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में दे रखा है। और यहाँ से हमने सीधे अनुच्छेद 14 लिया है, क्योंकि यहाँ से जो मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, जिनको भाग नंबर 3 में रखा गया है और इनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादा बन करके आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14 से। विधि के समक्ष समता, कानून के आगे सब बराबर हैं। विधि या कानून, उसके लिए सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 देखेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव का निषेध है, इसे आपको याद रखना है। धर्म के आधार पर, मूलवंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 16 ये सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। सभी जो नागरिक हैं, राज्य के हों या देश के हों, वो सभी एक समान है। सभी के लिए अवसर की समानता है। नियुक्ति संबंधी अगर कोई भर्ती वैकेंसी आती हैं तो सभी को आवेदन करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 16 के तहत कहा जाता है। अनुच्छेद 17 देखेंगे, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे मिटाना। अनुच्छेद 17 या अंत एक ही बात है, पूछा जाता है बार बार ये परीक्षाओं में, इसे आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 किसी भी प्रकार की उपाधि देने से और प्रतिबंध लगाता है, पर लेकिन किसी विशेष अवस्थाओं में उपाधि दी भी जाती है, खेल कूद में दी जाती है या किसी कार्य क्षेत्र में करने के लिए अवार्ड और उपाधियां अभी भी दी जा रही हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार से वर्णन है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की, जीविका चलाने की, व्यापार करने की स्वतंत्रताओं का वर्णन, इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रताओं का वर्णन अनुच्छेद 19 में दे रखा है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दे रखा है, याद इसे भी करना है। और अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 21A या क में रखा गया है। और अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम पर निषेध लगाता है। और अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध करता है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध के तहत आते हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का आचरण या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया एक अधिकार है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद 29 के तहत आता है। और अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। और अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है, ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 44 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन करता है। समान सभी के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 44 से के तहत आती है। और अनुच्छेद 45 देखेंगे, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ये अधिकार नहीं है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि इसे लागू करे, इसी के तहत योजना बनाए। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश अनुच्छेद 45 के तहत आता है। ये अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया है। और अनुच्छेद 48 इसमें कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 क के तहत है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संस्थाओं या वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 के तहत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दे रखा है। कार्यपालिका की भूमिका अलग है, न्यायपालिका की भूमिका अलग दे रखी है, और इन दोनों का एक दूसरे से जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में दे रखा है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य, जिनको रूस के संविधान से लिया गया था और भाग नंबर 4 के क में रखा गया था, और इनको अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, और इनको अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के द्वारा और राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। ये राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद आते हैं ये एक एक महत्वपूर्ण हैं, जो हमने क्रम से लगा दिए हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। 55 में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाएगी इसके निर्वाचन में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में दे रखा है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, कितने समय का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का, ये भी अनुच्छेद 56 के तहत और भारतीय संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो अर्हताएं, जो योग्यताएं, वो अनुच्छेद 58 के तहत आती हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और दिलाई जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 60 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 61 है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अपना करके संसद के किसी भी सदन में अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है, वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी वो पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। पर लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि उससे संबंधित महाभियोग चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया वो अमेरिका के संविधान से ली गई थी, जो अनुच्छेद 61 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, चेयरमैन भी होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 63 के तहत है। और उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका वर्णन अनुच्छेद 69 में। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति को, और क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 72 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति किसी भी
व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, बिल्कुल समाप्त कर सकता है, या दूसरी सजा में परिवर्तित कर सकता है। इसकी जो शक्ति प्रदान की जाती है भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसके तहत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो ये अनुच्छेद 74 में। और मंत्रिपरिषद का जो गठन है, जिसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होता है, वो अनुच्छेद 75 के तहत है। आगे देखेंगे भारत का महान्यायवादी, ये भी पूछा जाता है, जिसको अनुच्छेद 76 के तहत और रखा गया है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, या अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी आता है। अनुच्छेद 69 में देखेंगे, अनुच्छेद 79 में देखेंगे संसद का गठन। संसद के गठन से संबंधित इसमें प्रावधान दे रखे हैं, और जिसमें संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 अंगों से मिलकर के संसद बनती है, और जिसमें से राज्यसभा जो उच्च सदन जाना जाता है अनुच्छेद 80 के तहत आता है, और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा जो निम्न सदन है इसे भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 110 धन विधेयक, जो फाइनेंशियल बिल है, जो धन से संबंधित जो विधेयक है, उसकी परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 110 में दे रखा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय जो विवरण है, बजट पेश किया जाता है भारत सरकार के तहत। आय और व्यय का ब्यौरा देश के आम नागरिकों को दिया जाता है भारत सरकार के तहत। तो इस बजट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 112 के तहत आता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन दे रखा है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय कानून की अगर आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, जिसके तहत संसद के सत्र तक और वो कानून बन करके रहेगा और कानून का काम करेगा। फिर संसद अपने सत्र में जब ये शुरू हो जाएगा तो कानून बना देगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो अध्यादेश है वो निरस्त हो जाएगा। ये बनता रहा है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति मिलती है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सके। और अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन दे रखा है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना और उसके गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 143 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है या राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, पर लेकिन इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से या उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में दे रखा है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण मालिका परीक्षक CAG कैग के नाम से जाना जाता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत आता है। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान दे रखा है। जो राज्यों के जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। जैसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों का जो प्रमुख है वो राज्यपाल, पर वो जो वास्तविक शक्तियाँ वो मुख्यमंत्री में ही होती हैं। पर लेकिन राज्यों के जो राज्यपाल है उनका जो प्रावधान अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध इसमें दे रखे हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में दे रखा है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का वर्णन इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 176 देखेंगे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण इसके तहत आता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 213
विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की भी एक शक्ति होती है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी शक्ति दी जाती है कि वो भी अध्यादेश जारी कर सके। आगे देखेंगे अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 214 में दे रखा है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति दी जाती है वो अनुच्छेद 226 के तहत दी जाती है। आगे अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिलों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 233 में इसका प्रावधान दे रखा है। और अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 243 जिसमें पंचायत और नगर पालिकाओं का प्रावधान इसमें दे रखा है। बहुत ही 11वीं और 12वीं संविधान की अनुसूचियाँ इसी से संबंधित हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243 में दे रखा है। आगे देखेंगे ये प्रश्न बन करके आए अभी एसएससी जीडी में। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? संचित निधि। संचित निधि भारत सरकार के द्वारा एकत्रित किया गया जितना भी राजस्व वो इसी में रखा जाता है, संचित निधि में ही जमा किया जाता है। पर लेकिन इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 266 के तहत आता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। इस आकस्मिक निधि का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 267 है। और अनुच्छेद 300 को संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर लेकिन इसे हटा करके अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और यहाँ पर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया था। ये अब संपत्ति का अधिकार एक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी जो अखिल भारतीय सेवाएं, इसका वर्णन दे रखा है अनुच्छेद 312 में। और अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन और उससे संबंधित अन्य भी प्रावधान दे रखे हैं। अनुच्छेद 315 चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत आता है। चुनाव आयोग भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भारतीय संविधान में दे रखा है, इसके बारे में वर्णन दे रखा है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के ये आपातकाल हैं या शासन, राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कानूनी प्रक्रिया भंग होने पर, अशांति ज़्यादा फैलने पर तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसकी जो शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है वो अनुच्छेद 356 के तहत मिलती है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है इस अनुच्छेद के तहत, तो ये भी याद रखना है आपको। और संविधान में संशोधन करने की जो संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी जाती है, मिलती है। अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को ये अधिकार देता है, उसे एक शक्ति देता है कि संविधान में और वो सुधार या संशोधन कर सके। तो संविधान में संशोधन करने का जो संसद का अधिकार है या जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 के तहत आती है। जितने भी भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो इस वीडियो में हमने पूरे आपको कराए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके काम आएगी, तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सभी साथी इस चैनल को, इस वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।